नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं फिर से आ गया हूं पटना के रेलवे पटरियों के बीच, जो कोरोना और उसके बाद हुए पलायन के में लाखों लोगों के त्रासदी का गवाह है। आप जानते हैं देश में चुनाव है और चुनाव किसी भी सरकार के कामकाज के 5 साल का लेखा जोखा होता है, लेकिन सरकार उसमें से कोरोना और उसके बाद हुए पलायन के त्रासदी को भुला देना चाहती है। वो पूरा अध्याय ही खत्म कर देना चाहती है, जो मजदूरों के और बेसहारों के पलायन का गवाह रहा है। सरकार के लिए ना ये जिम्मेदारी तब थी और ना अब है। भला इसके लिए ये अपना उत्तरदायित्व भी नहीं समझती है। ऐसे में अब आपको सोचना है कि ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है। सरकार की हालत बिल्कुल उस छात्र की तरह है जो अपने उत्तर पुस्तिका में एक शब्द नहीं लिखा है, लेकिन उम्मीद करता है कि परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आए उसमें उसको पूरा का पूरा नंबर आए। यानी कोरोना और उसके बाद हुए पलायन की त्रासदी में अपनी अक्षमता पर पूरा का पूरा नंबर चाहती है। अब आपको सोचना है कि इसको आप किस तरह देखते हैं। जैसे उस विपत्ति में सरकार कहीं छुप गई थी और आम जनता रेल की पटरी और सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। अब आपको तय करना है कि चुनाव में यह मुद्दा क्यों नहीं है। हम जानते हैं कि आप भी इन सब बातों को भूल गए हैं। यह अच्छा भी है कि इस विपत्ति को भूल जाया जाए, जीवन की यही गति है। लेकिन यदि चुनाव में भूल गए तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। लोकतंत्र की अदालत में आप भी दोषी करार दिए जाएंगे। इन पटरियों की एक एक ईंट गवाह है। आगे आप एक एक तारीख, एक एक आंकड़े को आप यदि गौर से देखिए, यदि आप इन गुजरती ट्रेनों को देखेंगे तो सब याद आ जाएगा। शायद आप अपने साथ हादसों का चुनाव में ठीक से मूल्यांकन भी कर पाएंगे। आप अपनी धैर्य और सहानुभूति को से उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि इस दर्द के अनुभव से आप फिर से गुजरिए, ताकि आप चुनाव में अपने साथ हो सके किए गए वादों का और अन्याय का आप अपना फैसला कर सके, ताकि भविष्य में कोई सरकार आपके साथ फिर से ऐसा सलूक ना कर सके। पेश है आपके दर्द की दास्तान। मजदूरों की घर वापसी के लिए पंजीकरण का नियम बनाया गया, जिसके कारण 20 मई को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ लग गई। बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के इरादे से यहां हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। इस दौरान शारीरिक दूरी का कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई। ट्रेन में केवल उन्हीं लोगों को जाने दिया गया जिनका पंजीकरण हुआ है। इसके बाद स्टेशन के बाहर भगदड़ मच गई। 18 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ गई। यहां श्रमिक ट्रेन के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर एक साथ रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां से 3 श्रमिक ट्रेनें यूपी बिहार के लिए रवाना होनी थी। ट्रेनों में जाने से पहले प्रशासन की ओर से मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए रोका गया था, लेकिन मौके पर हजारों मजदूर इकट्ठा हो गए। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवस्था धड़ी की धड़ी रह गई। इन सभी मजदूरों को ट्रेन या बस के जरिए घर भेजे जाने का भरोसा प्रशासन द्वारा दिया गया था। इसके बाद हजारों मजदूर आ गए और प्रशासन मूक दर्शक बनी रही। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के बीच कई दिन से पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। सरकार और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। कई दिनों से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पड़े श्रमिकों को ना तो खाना मिल रहा है और ना ही पानी। भूख प्यास से बेहाल मजदूरों ने जब रोटियां मांगी तो बदले में इन्हें लाठियां मिली। 17 मई 2020 का यह घटना रीवा के एमपी यूपी के चाकघाट बॉर्डर की है। आरोप है कि मजदूर खाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें लाठियां मिली। इसके बाद चाकघाट पर मजदूरों ने जाम लगा दिया था।
व खाने की व्यवस्था न होने के कारण विरोध कर रहे थे। वहीं यूपी के कोसी कलां में हरियाणा और दिल्ली से आ रहे 10 से 12 हज़ार मजदूर शेल्टर होम से निकलकर अचानक सड़क पर आ गए। शिकायत करने लगे कि व्यवस्था खराब है, जल्दी घर जाना है। बड़ी संख्या में भूखे प्यासे मजदूरों ने नेशनल हाईवे पर लगे बैरिकेड को तोड़कर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बाद गुजरात के राजकोट में भी घर जाने की मांग को लेकर प्रवासी मजदूर सड़क पर उतरे और तोड़फोड़ की। गुजरात के राजकोट में सौपर वेरावला हाईवे पर आक्रोशित मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मजदूरों को शांत कराने की कोशिश में राजकोट के पुलिस अधीक्षक बलराम मीना घायल हो गए। यूपी के मथुरा में फरह थाना क्षेत्र में मजदूरों ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा किया। मजदूरों का कहना था कि वह 2-4 दिन से भूखे प्यासे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, अब पैदल भी नहीं चलने दिया जा रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अप्रैल महीने में 12 करोड़ लोगों को वेतन नहीं मिला। लघु और कुटीर उद्योग वाले को पैसे का भुगतान नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, काम बंद है, पैसे नहीं हैं, तो फिर ये मजदूर वहाँ रहे तो कैसे रहें। तालाबंदी के शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री ने कहा था जो जहाँ है वे वहीं रहें, लेकिन नीतिगत और दूरदर्शिता और परिस्थितियों का सही मूल्यांकन नहीं करने के कारण उन्हें यह निर्णय बदलना पड़ा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी मजदूर कल्याण नीति या कानून नहीं होने के कारण प्रवासी मजदूरों को उन्हें संतुष्ट करके कार्यस्थलों पर ही रोके रखना संभव नहीं हो पाया। इस संबंध में कोई नियम कानून होता तो संबंधित राज्य सरकार को और नियोक्ता मिलकर प्रवासी मजदूरों का वहीं ठीक से देखभाल करने को मजबूर होते। यदि आप लाखों की संख्या में मजदूर अन्य राज्यों से अपने राज्य में बुलाते हैं तो किसी विपत्ति की स्थिति में उनकी पूरी देखभाल का भी इंतजाम कीजिए। एक बात और, प्रवासियों की वापसी के बाद कोरोना के मामले बढ़े हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इन प्रवासियों को संबंधित राज्य में ही जांच की व्यवस्था की गई और वहीं पर उनको क्वारंटाइन किया गया, बजाय इसके कि अपने अपने राज्यों में कोरोना के प्रसार को रोकने में सक्षम दिखाने के लिए इन्हें अपने अपने राज्य के भरोसे छोड़ दिया गया। वहां पहुंचकर ये अपना जांच कराए। क्या यह सही कदम है? क्या हम कोरोना संक्रमण से एकजुट होकर अखिल भारतीय स्तर पर लड़ रहे हैं? संबंधित राज्य अपने यहाँ संक्रमण का आंकड़ा कम दिखाने के चक्कर में इन प्रवासियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मजदूरों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। 21 मई को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में मुंबई से घर आने के क्रम में सड़क किनारे आराम कर रहे गोपालगंज के 3 युवक की एक डंपर से कुचलकर मौत हो गई। जब इस तरह की मौत होती है तो बरसों से उपेक्षा के शिकार मजदूर पर ही आरोप लगाते हैं कि सड़क पर या पटरी पर सोया क्यों। समय और परिस्थितियों को भुला दिया जाता है। फिर आखिर सड़क और पटरी पर सोने के लिए ये क्यों विवश है? इनके इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? जब व्यवस्था निरंकुश हो और बरसों बरसों से सिर्फ मजदूरों का शोषण हुआ हो तो इस हालात के लिए भी मजदूरों को ही दोषी मान लिया जाएगा। हजारों वर्षों की वर्ण व्यवस्था में इसे निचले पायदान पर रखा गया, शूद्र, दास और अस्पृश्य घोषित किया गया। इनके श्रम का तिरस्कार किया गया। सामंती व्यवस्था में गुलाम और बंधुआ बनाकर इनका शोषण किया गया। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी की तुलना में श्रम की हैसियत दोयम दर्जे की है। उत्पादन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले को इनका जायज हिस्सा पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं मिला तो समाजवादियों ने सर्वहारा की तानाशाही का झूठा सपना दिखाकर अपना हथियार और प्रचार सामग्री ढोने वाला तो कभी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। समय और शासन कोई भी हो, हमारे मेहनतकश समाज की मुख्य धारा ने तो सदा ही उपेक्षा और शोषण किया है। तो तेलंगाना के वारंगल की एक घटना से सनसनी फैल गई। यहाँ एक कुएं से 9 प्रवासी मजदूरों के शव बरामद हुए हैं। मरने वाले सभी मजदूर बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। जिन शवों को निकाला गया है उनमें बच्चे और महिलाओं के शव भी शामिल हैं। मामला वारंगल के ग्रामीण इलाके का है।
सभी मजदूर वहाँ एक कोल्ड स्टोरेज में काम करते थे। इनमें 7 लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और 2 मजदूर बिहार के निवासी थे। वे तेलंगाना में कमाने आए थे, लेकिन तालाबंदी के बाद से उनकी आमदनी बंद हो गई। वे लोग परेशान थे और अपने अपने गांव जाना चाहते थे, लेकिन अचानक लापता हो गए। पुलिस ने प्रवासी मजदूरों से जुड़े सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन क्या कभी सच्चाई का पता चल पाएगा? ये सभी श्रमिक किन परिस्थितियों और किस तरह की यातना के शिकार हुए, कभी दुनिया के सामने आ पाएगा? दुनिया की कोई जांच पद्धति और न्याय व्यवस्था तिल तिल मरते इन श्रमिकों के साथ न्याय कर पाएगी? लोकतंत्र तो संख्या का खेल है। यहाँ संख्या मायने रखती है, चाहे वह जीवन हो या मौत। संख्या की अधिकता में लोकतंत्र जागता है। तो फिर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र को क्या फ़र्क पड़ता है कि इन मौतों से एक एक श्रमिकों के सपने, अरमान, आवश्यकता और इच्छाएं तिल तिल कर मरी होगी उस कुएं में। कहते हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने वाले अमेरिकी पायलट में एक पागल हो गया और दूसरे ने आत्महत्या कर ली थी। मजदूरों की घर वापसी के लिए बनाया गया पंजीकरण का नियम भी एक समस्या बन गया है। इससे बचने के लिए मजदूर जोखिम भरा रास्ता अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 500 से अधिक प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे 6 कंटेनर ट्रकों को जब्त कर लिया गया। ये मजदूर हरियाणा के यमुनानगर से बिहार और पश्चिम बंगाल जा रहे थे। प्रवासियों को राहत शिविरों में भेज दिया गया और वहां से इन्हें इनके ज़िले में भेज दिया जाएगा। तालाबंदी के इस समूचे परिदृश्य में मजदूरों की बात शुरू हो गई है। 90 के दशक के बाद जैसे जैसे नव उदारवाद ने हमारे देश में जड़ें जमानी शुरू की, तकनीक ने विश्व को एक ग्राम में बदल दिया। लगभग यही दौर था जब हमने एक एक करके समाजवादी देशों की सरकारों और व्यवस्थाओं को गिरते देखा। यह भी पता चला कि कामगार वर्गों को जिस स्वर्ग का सपना दिखाया गया था वह वास्तव में कहीं नहीं था। हाँ, गरीब और गरीबी हटाओ के नाम पर बहुतों ने अपनी जिंदगियां बदल ली थी, लेकिन इस जनसैलाब ने दशकों से परिदृश्य से गायब मजदूर और मेहनतकश वर्ग को फिर से केंद्र में खड़ा कर दिया है। फिर से बता दिया कि अगर ये ना हो तो इस समाज में कोई काम संभव नहीं है। मजदूरों के स्थान पर बड़े कौशल और चतुराई से जिस तकनीक को भगवान बनाकर प्रतिष्ठित किया गया था वह किसी काम ना आ सकी। जब रेलगाड़ियां, हवाई जहाज़, बसें सभी बंद थी, वहाँ इन गरीबों के पांव ही इनके सहारा बने। जिन लोगों को हमने अपनी आँखों से ओझल मान लिया था वे कहीं नहीं गए थे। वे हमारे आसपास ही मौजूद थे, कभी पुताई वाले के रूप में, कभी रिक्शे वाले, तो कभी प्लम्बर और कभी इलेक्ट्रिशियन के रूप में। पहली बार ये एहसास हुआ कि बिना नाई के जीवन कितना कठिन है, लेकिन हमने ही इन्हें देखना छोड़ दिया। अभी जब ये इन महानगरों में मौजूद नहीं हैं तब इस सुविधाभोगी वर्ग का काम कैसे चलेगा, ये तो तालाबंदी खुलने के बाद ही पता चलेगा। महानगरों में तो जाति गौण हो गई है और इसकी जगह समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित है। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और कामगार, जिन्हें निम्न आय वर्ग माना जाता है। मुंबई में वह धारावी में रहता है तो दिल्ली एनसीआर में उसका डेरा खोरा है। बॉलीवुड ने धारावी को चर्चित कर दिया, लेकिन खोरा से हम ज़्यादा परिचित नहीं हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से सटा एक गांव है जिसका नाम है खोरा। यह देश का सबसे बड़ा गांव है और इसकी आबादी 4 से 5 लाख है। इस पूरे क्षेत्र में कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं। बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव है, जबकि यह गांव ठीक दिल्ली एनसीआर की नाक के नीचे है। यहाँ बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जिस राज्य का आप नाम लें उसका गरीब तबका आपको मिल जाएगा। सबकी एक पहचान है कि वे सब मज़दूर हैं। यह गांव दिल्ली आने वाले हर मज़दूर को पनाह देता है। कम से कम आधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को यह दवाइयाँ, ड्राइवर, बढ़ई, पुताई करने वाले और दिहाड़ी मजदूर उपलब्ध कराता है। सुबह से सांझ ऑटो में यहाँ
दाइयों के जत्थे काम पर निकल पड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर खोरा के लोग हड़ताल पर चले जाएं तो कम से कम आधी दिल्ली ठप हो जाए। ड्राइवर के नहीं आने से साहब लोग दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे और मेड के ना आने से मैडम नौकरी पर नहीं पहुंच पाएगी। अब जबकि तालाबंदी के बाद परिस्थितियां बदल गई है तो वहां इन मज़दूरों के बिना क्या होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन यह सच है कि इन प्रवासी मज़दूरों के गृह राज्य रोजगार की समस्या का बुनियादी हल नहीं निकाल पाए, जिसके कारण यह गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। कहते हैं कि विपदा के समय बुराई और नकारात्मक खबरें हावी रहती है तो मानव की अच्छाइयाँ भी उतनी ही मजबूती से सामने आती है। इंसानियत और भाईचारा की समाज में बरसों से कायम दान की परंपरा के कारण ना जाने कितने लोग राह चलते लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, जिसके कारण सरकारी व्यवस्था में कमी होने पर भी इन राह चलते लोगों को खाना मिल पाया। तो अभिनेता सोनू सूद प्रवासी श्रमिकों की मदद कर मसीहा बन गए हैं। कहीं जगहों पर फंसे मज़दूरों को उनके घर पहुंचने में मदद करने की अपील कर रहे हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली निवासी 32 वर्षीय इमराना सेफी बुर्का पहनकर हर सुबह अपनी पीठ पर सैनिटाइजर टैंक टांग कर उत्तरी दिल्ली में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे को सैनिटाइज करने निकल पड़ती है। इसके लिए लोकल रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उन्हें सैनिटाइजर टैंक उपलब्ध करा दिया गया है। अच्छी बात यह है कि मस्जिदों के मौलानाओं के साथ ही मंदिरों के पुजारी द्वारा भी खुशी खुशी उनका स्वागत किया जाता है। कोविड-19 से पूर्व इमराना ने हालिया दिल्ली दंगों में प्रभावित लोगों के सहायता कार्य में भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। ठीक इसी तरह मामला कश्मीर में दिखा और यह साबित होता है कि कश्मीरियत अभी जिंदा है। दरअसल पुलवामा जिले के बुच्चू त्राल गांव के निवासी कश्मीरी पंडित जागनाथ भट्ट का उसके पैतृक गांव में निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही लोग घर पहुंचे। मुस्लिम युवाओं ने मृतक के दाह संस्कार में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी और अन्य महत्वपूर्ण सामान की व्यवस्था की, क्योंकि कोरोना काल में इन सामानों का इंतजाम करना वाकई कश्मीरियत को सलाम ठोकने जैसा है। इस मौके पर एक स्थानीय निवासी ने कहा कि वह एक ऐसी हस्ती थे जिन्हें सभी से प्यार था। वह इलाके के जाने माने इंसान थे। केरल के एक अखबार ने 2 विपरीत दिशाओं में जाने वाली बसों का चित्र छापा था, जिसमें एक बच्चा दूसरी बस में बैठे बच्चे को एक केला पकड़ा रहा है। अखबार ने बताया था कि वह बच्चा भूखा था। जब उसने दूसरी बस में बैठे बच्चे के हाथ में केला देखा तो मांगने लगा और केले वाले बच्चे ने उस बच्चे को केला देने में जरा भी देर नहीं की। ना जान ना पहचान, लेकिन बच्चे भी जानते हैं कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कैसे की जाती है। मुसीबत में शायद हम एक दूसरे से अधिक करीब हो जाते हैं। एक दूसरे को बचाने की धारणा और मजबूत हो जाती है। एक जगह अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हाथों में बड़े बड़े बैनर लिए खड़े थे, जिन पर लिखा था, जरा ठहरें, खाना खाएं और पानी पिएं। उत्तराखंड की एक तस्वीर में आगे आगे तेंदुआ जा रहा है और पीछे पीछे मजदूर आ रहे हैं। वे मजदूर सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं। घर के आकर्षण ने उनके भीतर के तेंदुए के भय को भी खत्म कर दिया है। एक तस्वीर में एक मजदूर पैदल अपने गांव लौट रहा था। उसकी पीठ पर सामान लदा था, मगर एक हाथ में एक कुत्ता था और दूसरे हाथ में बत्तख। इस विपत्ति की घड़ी में जहां खुद उसके घर पहुंचने का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे में भी उसने उन असहाय जानवरों को अकेला नहीं छोड़ा। शायद इसे ही मानवता कहते हैं। ऐसी ना जाने कितनी बातें हैं जो बेहद निराशा भरे दिनों में भी इंसान और इंसानियत पर हमारा भरोसा मजबूत करता है। दरभंगा के ज्योति कुमारी के साहस की चर्चा देश विदेश में होने लगी। तालाबंदी में हरियाणा के गुरुग्राम से साइकिल पर बिठाकर घायल पिता को 1200 किलोमीटर दूर दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के सिरहुली गांव लाने वाली 15 वर्षीय ज्योति ने हौसले और हिम्मत की मिसाल कायम की है। ज्योति के पिता गुरुग्राम में रहकर ऑटो चलाते थे। सड़क दुर्घटना में उनके घायल होने के बाद 30 जनवरी को ही ज्योति मां के साथ गुरुग्राम आई थी। मां के गांव वापस आने के बाद वह पिता की सेवा में लगी रही।
इसी बीच मार्च के तीसरे सप्ताह में तालाबंदी हो गया। कुछ दिनों में जमा पूंजी खर्च हो गई। मकान मालिक रूम छोड़ने के लिए दबाव देने लगे। कोई रास्ता न देख ज्योति ने घर लौटने का फैसला किया। पिता ने ज्योति की जिद पर 500 में पुरानी साइकिल खरीदी। 10 मई की रात दिव्यांग पिता को उस पर बिठाकर ज्योति गुरुग्राम से घर के लिए निकली और 8 दिनों में घर पहुंच गई। ज्योति ने रोजाना 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाई। ज्योति की कहानी को शेयर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने कहा है कि 15 साल की ज्योति ने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गांव ले गई। यह भारतीयों की सहनशीलता और उसके अगाध प्रेम की भावना का परिचायक है। दूसरी ओर भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने उसके टैलेंट को परखते हुए बड़ा ऑफर दिया है। ज्योति की कहानी बिल्कुल फिल्म लाइफ ऑफ पाई के उस लड़के के समान है जो कि समुद्री तूफान में अकेला नाव पर एक बाघ के साथ फंस जाता है और अपने हिम्मत से पल पल समुद्री तूफान और बाघ से लड़ते हुए ना सिर्फ अपनी जान बचाता है बल्कि सही सलामत किनारे पहुंचता है। और ज्योति को आधुनिक झांसी की रानी और जॉन ऑफ आर्क कह सकते हैं। हम शुरू में ही इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि मजदूरों और प्रवासियों का यह पलायन मूक सविनय अवज्ञा आंदोलन है। पलायन से संबंधित कोई भी खबर, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, इसमें व्यवस्था के असफलता और नाकामी के खिलाफ सविनय अवज्ञा का भाव दिखता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ज्योति की कहानी गरीबी, मजबूरी और बेबसी की कहानी है। इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। बाबा नागार्जुन कहते हैं, नए गगन में नया सुर्ग जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया है, मेरी रग रग के शोषित की बूंदें इसमें मुस्काती है। नए गगन में नया सुर्ग जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो चमक रहा है। इस सरकारी असफलता को भूलिए मत, वोट से इसका जवाब दीजिए। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।